नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लखनऊ से खबर आ रही है, सीएम की अध्यक्षता में कल होगी कैबिनेट की बैठक। कल 11 बजे लोक भवन में बैठक होने जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकेंगे। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लखनऊ से कल अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। लोक भवन में बैठक, कैबिनेट बैठक होगी और बैठक के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो सीएम की अध्यक्षता में कल बैठक होने जा रही है कैबिनेट की। 11 बजे लोक भवन में होगी अहम बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बेहद जरूरी हैं। तो बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, आपको बता दें। और बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है कैबिनेट की। कल 11 बजे बैठक होगी जिसमें तमाम मंत्रिमंडल शामिल होंगे। प्रस्ताव पर होगी चर्चा और बैठक के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो लखनऊ में सीएम की अध्यक्षता में कल अहम बैठक होने जा रही है। 11 बजे से लोक भवन में यह अहम बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आपको बता दें, महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकेंगे। कैबिनेट बैठक है, उत्तर प्रदेश को देखते हुए बैठक काफी अहम मानी जा रही है और सीएम योगी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कैबिनेट मंत्री इसमें होंगे। उत्तर प्रदेश के और तमाम अहम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में अतीक अहमद अशरफ की बहन पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। यह खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली से अतीक अहमद अशरफ की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर हत्या की जांच की मांग की है। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच की है बहन ने। असद एनकाउंटर की भी जांच की मांग की है सुप्रीम कोर्ट से। हत्या और पुलिस एनकाउंटर की जांच की मांग की है। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली से अतीक अहमद अशरफ की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच करने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट से। असद एनकाउंटर की भी जांच करने की मांग की है। हत्या और पुलिस एनकाउंटर की भी जांच करने की मांग की अतीक की बहन ने सुप्रीम कोर्ट से। तो इस पूरे मामले को लेकर अतीक की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और असद एनकाउंटर की भी जांच की मांग की है। हत्या और पुलिस एनकाउंटर की जांच की मांग की अतीक की बहन ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। देश की सर्वोच्च अदालत अतीक अहमद अशरफ की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कानपुर में पुलिस ने अवैध शराब से भरी गाड़ी को पकड़ लिया है। गाड़ी कन्नौज की ओर जा रही थी। आपको बता दें, गाड़ी में अवैध शराब को यूरिया और धान में डालने वाली दवा के बीच में लाया जा रहा था, जिसका एसटीएफ की गाड़ी कन्नौज से लगातार पीछा कर रही थी। तो वहीं एसटीएफ की सूचना पर पुलिस ने गाड़ी को सड़क पर बेड़ा लगाकर पकड़ लिया। साथ ही सूचना के मुताबिक लगभग 200 पेटी के आसपास अवैध शराब बरामद कर ली गई है। तो आपको बता दें, कानपुर में अवैध शराब से भारी गाड़ी को पकड़ा गया है और 200 पेटियां अवैध शराब की बरामद कर ली गई हैं। लोग पकड़े गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो ये आपको बता दें, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। कानपुर में कन्नौज से ही पुलिस की गाड़ी पीछे लग गई थी और अवैध शराब की भरी गाड़ी को पकड़ लिया, जिसमें 200 से ज्यादा अवैध शराब की पेटियां बरामद की हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस। अमृतसर के जलालौस्मा गांव में एक पेट्रोल पंप पर डकैती को अंजाम दिया गया,
जहां पिस्तौल की नोक पर बदमाशों ने पंप संचालक से 25,000 नकदी की लूट की है। आपको बता दें कि 3 नकाबपोश लुटेरे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और संचालक के पैसे ना देने पर फायरिंग कर उसके पैर में गोली मार दी और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये 3 नकाबपोश बदमाश जो आए हैं पेट्रोल पंप पर, और देखिए किस प्रकार से पंप के संचालक से 25,000 रुपए लूट लिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा घटनाक्रम पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पिस्टल दिखाते हुए और जेब से 25,000 रुपए लूट लिए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और नजर बनाए हुए इस घटना पर। कानपुर में दूध डेयरी वाहन और कार की भीषण टक्कर हो गई है। आपको बता दें जहां देर रात हुए इस सड़क दुर्घटना में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना शिवराजपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। डेयरी वाहन और कार की भिड़ंत हुई है और जो लोग घायल हुए उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में दर्जनों लोग घायल होने की बात सामने निकल कर आ रही है। तो डेयरी वाहन और कार की भिड़ंत हुई है कानपुर में। हादसे में दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और कानपुर में यह देर रात घटना देखने को मिली और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है। आम चुनाव को देखते हुए सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें आरएसएस चीफ का ये यूपी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक संघ चीफ मोहन भागवत 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक यूपी प्रवास पर रहेंगे। इसके साथ ही वह अयोध्या के अलावा लखनऊ के अलावा अयोध्या भी जाएंगे। इस दौरान भागवत संघ की कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पूर्वी यूपी को लेकर कुछ बड़ी योजना बन सकती है। यूपी में 5 दिन रहकर संघ प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक हालात को समझेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि संघ 2024 के चुनाव से पहले दलित और घुमंतु जातियों के बीच सक्रियता बढ़ाएंगे। यूपी दौरे पर जा रहे हैं संघ के प्रमुख मोहन भागवत। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यही सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको ना पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना। सीधा आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास कार्यक्रम और सीएम ने 20,000 करोड़ का यहां पर ऋण वितरण किया है। निदेशक संयुक्त सचिव वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार श्री राजेश कुमार जी, SLBCI विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत के समन्वय, निदेशक IIT महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार मिश्र जी, SLBC के समन्वय, प्रदेश के हमारे सभी महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार के मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधकगण, प्रदेश के हमारे सभी
एमएसएमई बैंकों के मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधकों ने अपनी हुनर से एक नई जान दी है और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। ऐसे हमारे सभी उद्यमीगण एमएसएमई सेक्टर में और उपस्थित भाइयों बहनों जिन्होंने अपनी हुनर से एक नई जान दी है, एमएसएमई दिवस और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। ऐसे हमारे सभी उद्यमीगण सबका और वैसे भाइयों बहनों अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको बधाई देता हूं। सर, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको बधाई देता हूं। जहां हम आज का दिन हमारे लिए रोजगार उपलब्ध करवाने की क्षमता रखने वाले इस सेक्टर की स्थापना दिवस के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने की क्षमता रखने वाले स्वतः रोजगार के एक नए कार्यक्रम सेक्टर की स्थापना दिवस के साथ भी एक नई ऊंचाई प्रदान की जा रही है। आज अनेक कार्यक्रम एक साथ यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, जिसमें रोजगार के एक नए कार्यक्रम को भी एक नई ऊंचाई प्रदान की जा रही है। आज अनेक कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरण के कार्यक्रम को, एक बड़े ऋण वितरण के कार्यक्रम को भी आज आगे बढ़ाया गया है, जिसके माध्यम से 3,41,000 से अधिक एमएसएमई उद्यमियों को ऋण वितरण का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के साथ संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, आप इस क्षमता को देख सकते हैं। 3,41,000 एमएसएमई उद्यमी एक साथ ऋण उपलब्ध करें, 20,000 करोड़ रुपए की एक अच्छी खासी राशि ऋण वितरण के लिए उपयोग की जा रही हो। आप स्वतः ही उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है एमएसएमई सेक्टर में जो उत्तर प्रदेश की व्यापक संभावनाएं हैं। आज यहां पर 14 लाभार्थियों को यहां पर इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने इस ऋण वितरण के साथ जोड़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ 11 ओडीओपी उत्पादों को आज जीआई टैग का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। जीआई टैग प्रमाण पत्र उस पहचान को एक नई मान्यता देना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हम लोगों ने 2018 में प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो यहां पर आबादी के अनुसार उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकती हो, उस एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। तब हम लोगों ने एक मैपिंग कराई थी पूरे प्रदेश की, और प्रदेश की मैपिंग कराने के परिणाम स्वरूप पहले चरण में हम लोगों को प्रदेश के 75 में से 57 जनपद ऐसे मिले जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। उस यूनिक प्रोडक्ट को हम लोगों ने मैपिंग के माध्यम से पहले एक उस जिले के प्रोडक्ट के रूप में हमने स्थापित करने के कार्यक्रम को जोड़ा। तो शेष 18 जनपद थे, उन 18 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने वहां से जुड़े हुए विशिष्ट किसी एक उत्पाद के साथ उसे जोड़ने का कार्यक्रम बनाया। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई पे जान फूंकने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना चलाई, और आज देश के अंदर अपने आप में एक ब्रांड बनी हुई है। जब कोई एमएसएमई की बात करता है और ओडीओपी की बात करता है तो सबकी नजरों में उत्तर प्रदेश आने लगता है। और उत्तर प्रदेश इस देश से सौभाग्यशाली है कि जिस उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में जो दम तोड़ रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था, लोगों में हताशा थी, निराशा थी,
ऐसा लगता था कि जैसे अब ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज लगभग प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनी हुई है, उनके जीवन को, उनके रोजगार का और उनके स्वावलंबन का आधार बनी हुई है। आज इसी का परिणाम है 11 जीआई टैग आज उपलब्ध कराए गए हैं और उत्तर प्रदेश को इसके साथ ही 52 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश आ चुका है। आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इससे भी बड़ी संभावना है, क्योंकि अभी तो यह अकेले अभी ये 52 ही हैं जनपद, हमारे भी 75 हैं और हर जनपद में भी कई प्रोडक्ट हैं। अगर वाराणसी में ही आप जाएं, मुझे लगता है कि अकेले वाराणसी में ही कितने 10 से 23, अकेले वाराणसी 23 जीआई टैग धारण करता है, अकेले वाराणसी। अब वाराणसी की पौराणिकता से, उसकी आध्यात्मिकता से, देश की सांस्कृतिक नगरी के रूप में उसकी पहचान से हर व्यक्ति विज्ञ है, लेकिन वहां के रग रग में हुनर भी है, उनके पास कला भी है और उस कला को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की उस प्रकार की स्किल भी है। वहां स्किल और स्किल का ये दुर्लभ मिलन ये काशी में आपको देखने को मिलता है। 23 जीआई टैग अकेले वाराणसी को प्राप्त हुए हैं और इसलिए मैं चाहूंगा जब यहां पर भारत सरकार के सचिव आए हैं और जीआई विशेषज्ञ भी आए हैं, मैं उनसे इसी बात का आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश और एमएसएमई विभाग को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि हर जनपद की एक प्रोडक्ट को तो पहले जीआई टैग प्राप्त हो ही, इसके लिए तत्काल हमारा प्रयास हो। आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ और उसकी फिर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इनका तालमेल बिठा करके इनके साथ समन्वय करके हमें देश की भी और दुनिया की भी मार्केट की मैपिंग करवा करके देखना होगा कि दुनिया की आवश्यकता क्या है और उसके अनुरूप फिर प्रोडक्ट को यहां पर तैयार करने के लिए उस प्रकार की डिजाइन, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी और फिर उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर और दुनिया के अंदर छाने में बहुत देर नहीं लगेगी, बहुत देर नहीं लगेगी। हमारे पूर्वज बहुत दूरगामी सोच के थे, दूरदर्शी दृष्टिकोण रखते थे और इसीलिए तो इतनी बड़ी आबादी यहां निवास करती है। अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है, यानी चौथे नंबर पर आता है, लेकिन आबादी में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 पर आता है और उत्तर प्रदेश की आबादी की अगर नंबर 2 पर देश का कोई दूसरा राज्य आता है उसकी आधी आबादी आती है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ का अंतर हो, आधे का अंतर है। इसलिए क्योंकि यहां पर उस प्रकार के कार्यक्रम हुए थे, उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, अलग अलग यहां पर क्लाइमेटिक जोन के साथ साथ आज हमें जो ज्योग्राफिकल पर्याप्त जल संसाधन है, अलग अलग यहां पर क्लाइमेटिक जोन के साथ साथ आज हमें जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स में ये सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, यह उत्तर प्रदेश की विशेषता और यहां की हुनर उसका एक आधार बनता है और आज उसी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाया है। मैं भारत सरकार का इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस परंपरागत उत्पाद को एक नई ऊंचाइयां आज निरंतर प्रयास करने के बाद उसे हम एक नई पहचान देने में सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें यूनिटी माल की जो बात आई है, मैंने एमएसएमई विभाग को पहले ही कहा, बहुत इसमें एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास अवध शिल्प ग्राम है, पर्याप्त भूमि है, भवन है। हमें तत्काल अगले
3 महीने के अंदर अपना पहला यूनिटी मार्ट देश का अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ कर देना चाहिए और फिर उसके एक्सपेंशन की कार्रवाई हम भले ही आगे बढ़ करते रहें। वहां पे अच्छे गेस्ट हाउसेज आप बनाइए और प्रक्रिया आपकी आगे चले। वहां पर हॉस्टल भी बनना चाहिए। देश भर से आने वाले जितने भी इस प्रकार के उद्यमी हैं, एमएसएमई सेक्टर में जिन लोगों ने काम किया है, उनके लिए इस प्रकार की फैसिलिटी भी वहां पर होनी चाहिए, अन्य कार्यक्रमों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि यह सेक्टर हमारा एमएसएमई के लिए होगा। यूपी के अंदर बनने वाला कन्वेंशन सेंटर, इसीलिए हम लोगों ने आगे वृंदावन योजना में आगे करने का आगे हम लोगों ने से कहा कि भाई आप उसको आगे लेके जाइए। लेकिन इस यहां पर हमें तत्काल इस कार्यक्रम को करना होगा। और दूसरा, यूनिटी पैसा आज बंधन नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। यूपी आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमें हर अच्छे कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। आगरा को तीसरे के लिए तैयार कर देना चाहिए। हमें तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए और बिना इंतजार के करना चाहिए। एक जो अनंत संभावनाएं हमारे पास है। अभी मैं देख रहा था अमरोहा का ढोलक भी जीआई टैग प्राप्त किया है, तो मैंने जीआई विशेषज्ञ से कहा, रजनीकांत जी से मैं यही कह रहा था कि आखिर पीलीभीत की बांसुरी को कब प्राप्त होगा ये जीआई टैग। मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में आप जाएंगे, फिरोजाबाद में ग्लास का आइटम है, आप कन्नौज में जाएंगे इत्र है, आप मुजफ्फरनगर में जाएंगे 120 वैरायटी के गुड़ आपको प्राप्त हो जाएंगे। वहां पे गुड़ उसकी अपनी विशेषता है। अलग अलग जनपदों में आपको अलग अलग प्रकार का मिलेगा। बुंदेलखंड के जनपदों में आप जाइए, वहां पर आपको अलग अलग जनपद में, जालौन में आपने देखा होगा, वहां का कागज हैंडमेड कागज है, ये उसको एक पहचान देता है। महोबा की अपनी पहचान है, बांदा की अपनी है, चित्रकूट की अपनी है, झांसी अपने अलग प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है। अलग अलग जनपद ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। एक और हमें इधर बनना होगा। दूसरा, विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़ा कार्य हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। 54 ऐसे हमारे देश या राज्यों से मिलने वाले, जैसे नेपाल से मिलने वाले जितने भी मार्ग थे, उनको हमने 4 लेन के साथ जोड़ा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सभी राज्यों से जो भी हमारी सड़क की कनेक्टिविटी थी वो 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम मार्गों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, सड़क कनेक्टिविटी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आखिर उसको यहां के व्यवसाय को बढ़ाने में भी उपयोग किया जाना चाहिए। वो केवल आवागमन के लिए नहीं, इन क्षेत्रों में भी कुछ क्लस्टर हम लोग एमएसएमई के विकसित कर सकते हैं, करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में एक्सप्रेस हाईवे के रूप में प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हैं। एक्सप्रेस हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हो चुकी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिहार के कोने को बक्सर तक छूने का कार्य यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर रही है। हमें एमएसएमई के कुछ क्लस्टर इसमें भी विकसित करने चाहिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस
तो देखा आपने, प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऋण वितरण कार्यक्रम कर रहे थे। 20,000 का ऋण वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि माफ किया है और बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है और लोग यहां पर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।